आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जहां कल अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में 34,000 और 15,000 के आसपास मामले सामने आए थे, वही भारत में 78,000 संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। अगर संक्रमितों की संख्या बढ़ने की यही रफ्तार रही तो भारत अगले 3-4 दिनों में ब्राजील को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे दूसरा प्रभावित देश बन जाएगा। वहीं भारत में कोविड-19 के 78,512 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 36,21,245 हो गई है। वही ब्राजील में कुल संक्रमितों की संख्या 38,62,000 है। वहीं भारत में पिछले 10 दिनों में जो मामले संक्रमण के सामने आए वो चिंताजनक है। 30 अगस्त को भारत में 78,512 मामले सामने आए, 29 अगस्त को भारत में 78,761 और 28 अगस्त को 76,412 मामले आए हुए थे। 27 अगस्त को 77,267 और 26 अगस्त को 75,760 मामले सामने आए थे। वहीं 24 अगस्त को यहाँ पर 60,975 और 23 अगस्त को 61,408 और 22 अगस्त को 69,239 मामले सामने आए। वहीं 21 अगस्त को भारत में 69,878 मामले सामने आए थे। वहीं भारत कोरोना महामारी से मौतों के मामले दुनिया के तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इससे पहले तीसरे नंबर पर मैक्सिको था। वहीं कोरोना से मौतों के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है। वहीं भारत में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में यहाँ पर अभी तक 1,37,000 लोग कोरोना के कारण जान गंवा चुके हैं। भारत में एक्टिव केसों की संख्या 7,81,000 हो गई। वही 27,74,000 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में संक्रमण के एक्टिव केसों की मामलों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या भारत में करीब 3 गुना अधिक है। वहीं राहत की बात यह है कि भारत में मृत्यु दर और एक्टिव केसों में लगातार रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.78% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है उनकी दर भी भारत में घटकर 22% हो गई। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर भी भारत में 77% से ज़्यादा हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की लंबी बीमारी के बाद निधन, बेटे ने ट्वीट करके दी जानकारी। भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी लंबी बीमारी के बाद इनका सोमवार को निधन हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति के निधन की जानकारी उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली स्थित सेना अस्पताल में भर्ती वो थे। उनके फेफड़ों में संक्रमण की वजह से यहाँ पर शॉक की स्थिति पैदा हो गई थी। प्रणब मुखर्जी की इस महीने ब्रेन सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वे गहरे कोमे में चले गए थे। प्रणब मुखर्जी बीते करीब 20 दिनों से दिल्ली के कैंट आर्मी अस्पताल में यहाँ पर भर्ती थे। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट में रखा गया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत ने ट्वीट करके उनके निधन की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि डॉक्टरों के प्रयासों के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका है। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, नई गाइडलाइन हुई है जारी। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी और संक्रमण के कुल केस 37 लाख पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटों के भीतर देश में यहाँ पर 78,512 नए केस मिले हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 30 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। वही लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई। इसी के साथ सरकार ने एक बड़ा फैसले के तहत 8 सितंबर से श्रेणीबद्ध तरीके से मेट्रो सेवा को शुरू करने का फैसला यहाँ पर लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया कि 30 सितंबर तक राज्य में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान सहित सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और एंटरटेनमेंट पार्क भी बंद रहेंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से पहले निर्धारित 7 और 11 और 12 सितंबर को यहाँ पर पूर्ण लॉकडाउन यहाँ पर रहेगा। वहीं पश्चिम बंगाल उन राज्यों में शामिल है जहां मार्च महीने से लेकर अभी तक लॉकडाउन लगा हुआ है और जरूरी सेवा को छोड़कर बाकी सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां यहां पर बंद है। नई गाइडलाइन के मुताबिक कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवा अभी भी निलंबित रहेगी। वही हावड़ा और सियालदेह त्रिमनी में लंबी दूरी की ट्रेनें और को यहाँ पर रीशेड्यूल किया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अभी तक कोरोना वायरस के कुल यहाँ पर 1,59,785 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि यहाँ पर 3,176 लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। राज्य में 1,30,952 मरीज ठीक होने के बाद फिलहाल यहाँ पर एक्टिव केस 25,757 है। इससे पहले शनिवार को केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 को लेकर यहाँ गाइडलाइन जारी की थी। अनलॉक 4 में जहां 7 सितंबर तक मेट्रो सेवा को बहाल करने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है, वहीं स्कूल, कॉलेज फिलहाल बंद रखे गए हैं। हालांकि गाइडलाइन में कहा गया कि कंटेनमेंट जोन से बाहर 9वीं और 12वीं के छात्र अपने परिजनों की सहमति के बाद शिक्षकों के स्कूल में जाकर मार्गदर्शन वो ले सकते हैं। जिसके अलावा 31 सितंबर से सामाजिक और राजनीतिक और मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोह की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग ही मौजूद रह सकते हैं।
अभी नहीं शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। सरकार ने 30 सितंबर तक बढ़ाया है प्रतिबंध। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 36 लाख के आसपास पहुंच गई है। इसके बावजूद अनलॉक की प्रक्रिया देश भर में जारी है। वहीं विदेशों में फंसे लोगों को उम्मीद थी कि अनलॉक के चौथे चरण में सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 30 सितंबर तक इस प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। वहीं हालांकि मिशन वंदे भारत इसमें जारी रहेगा। वहीं DGCA की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट पर रोक अभी भी बरकरार रहेगी। सिर्फ उन्हीं रूट्स पर विमानों का संचालन होगा जिस पर भारत सरकार ने सहमति दी है। इसी के साथ साथ ये प्रतिबंध कार्गो विमान पर लागू नहीं होगा ताकि सामानों की सप्लाई बाधित ना हो। वहीं विदेश में जा रहे लोगों को वापस जो लोग आना चाहते हैं वे वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया की उड़ानों से वापस आ सकते हैं। इसके लिए पहले ही निर्धारित शर्तों का यहाँ पर पालन करना होगा। वहीं अभी वंदे भारत मिशन का 5वां चरण चल रहा है। 1 सितंबर 2020 से छठे चरण की शुरुआत की जाएगी। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक छठे चरण के तहत सरकारी विमानन कंपनियां एयर इंडिया की 31 उड़ानों को निश्चित यहाँ पर हो गई है। इनमें कनाडा के टोरंटो शहर से 17 और वैंकूवर से 13 फ्लाइट उड़ान भरेगी। वहीं चीन के सिंगाई शहर से 1 फ्लाइट उड़ान भरेगी। ये सभी उड़ानें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ही आएंगी। लॉकडाउन और कोरोना वायरस का भारत में दिखा असर। पिछले तिमाही में जीडीपी गिरकर -23.9% पर आ चुकी है। मौजूदा वित्त वर्ष में पहली तिमाही के लिए जीडीपी यानी आर्थिक विकास दर के आंकड़े को आज जारी किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए हैं। इस तिमाही में जीडीपी का आंकड़ा -23.9% रहा है। आपको बता दें कि अलग अलग रेटिंग एजेंसियों और इंडस्ट्रीज के जानकारियों ने पहली तिमाही में जीडीपी में गिरावट होने का अनुमान दिए थे। इसका साफ तौर पर वजह बताई गई थी कोरोना वायरस महामारी और उसको लेकर लगाए गए लॉकडाउन के चलते औद्योगिक उत्पादन यहाँ पर गिरा है। देश में सकल और घरेलू उत्पाद में बेहतासा कमी आई है और रोजगार के आंकड़ों में भी भारी गिरावट भारत में आई है। 8 बुनियादी उद्योग के उत्पादन में जुलाई महीने में 9.6% की गिरावट आई है। अगर यह लगातार 5वां महीना है जबकि बुनियादी उद्योगों का उत्पादन घटा है। मुख्य रूप से स्थापित और रिफाइनरी उत्पाद और सीमेंट क्षेत्र के खराब प्रदर्शन की वजह से बुनियादी उद्योगों का उत्पादन घटा है। जुलाई 2019 में 8 बुनियादी उद्योग का उत्पादन 2.6% बढ़ा था। वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जुलाई में उर्वरक को छोड़कर अन्य 7 क्षेत्रों कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात, सीमेंट तथा बिजली क्षेत्र के उत्पादन में गिरावट आई है। वहीं समीक्षाधीन महीने में स्थापित का उत्पादन 16.5% और रिफाइनरी उत्पादों का यहाँ पर 13.9% रहा। वही सीमेंट का यहाँ पर 13.5% और प्राकृतिक गैस का 10.2% और कोयला का 5.7% और कच्चे तेल का 4.9% और बिजली का 2.3% नीचे आया है। वहीं दूसरी ओर जुलाई में उर्वरकों का उत्पादन 6.9% बढ़ा है। जुलाई 2019 में उर्वरक उत्पादन 1.5% बढ़ा था। उत्तराखंड सरकार ने मानी मांग। पुरानी पेंशन योजना पर हुई राजी। केंद्र को लिखा है पत्र। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 2005 के बाद नियुक्त हुए सभी शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने की सिफारिश की है। राज्य सरकार ने इस संदर्भ में केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया है। राज्य में 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त हुए सभी शिक्षक और कर्मचारी खुद को पेंशन योजना के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए यहाँ पर कर्मचारी द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। देश के अंदर राज्यों के बाद ही उत्तराखंड में भी यहाँ आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। वही विधानसभा की पिछले सत्र में कांग्रेस विधायकों ने भी नए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का यहाँ पर मुद्दा उठाया था। हाल में पुरानी पेंशन बहाल आंदोलन से जुड़े कर्मचारी नेताओं व संगठनों ने सरकार के सामने अपना मुद्दा उठाया था। वही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कर्मचारियों को ये काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड थी। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से सिफारिश की गई है। सिफारिश पर केंद्र की ओर जो दिशा निर्देश होंगे हम उसका पालन करेंगे। आपको बता दें कि नई पेंशन योजना को लेकर देश के विभिन्न राज्यों समेत उत्तराखंड में भी विरोध हो रहा है। साथ ही पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की जा रही है। फिलहाल सरकार ने यहाँ पर जोर पकड़ती पुरानी पेंशन योजना की मांग को थोड़ा विराम लगाया है। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बारे में अगला फैसला केंद्र के इशारे पर ही लिया जाएगा। वहीं इस मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत लोगों में एक उम्मीद यहाँ पर जगी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर सरकार का बड़ा फैसला। बैंक राशि से नहीं वसूल सकते हैं अतिरिक्त शुल्क। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्रालय ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में लोगों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यहाँ पर रविवार को अपने एक बयान में कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों को सुझाव दिया कि वे इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किए गए लेनदेन व भुगतान पर कोई शुल्क जमा न करें। इतना ही नहीं, इस वर्ष
अगले किसी पहले जनवरी या फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन पर शुल्क जो ये कटा है उस बैंकों को उसे वापस लौटाने के भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि कुछ बैंक यूपीआई के माध्यम से किए गए लेन देन पर शुल्क लगा रहे थे, जिसे लेकर अब वित्त मंत्रालय ने सख्त कदम उठाया है। जारी सर्कुलर में बैंकों को निर्देशित किया गया कि अगर 1 जनवरी 2020 से या उसके बाद किए गए ट्रांजैक्शनों पर यहाँ पर MDR शुल्क वसूला गया है तो उसे तुरंत वापस रिफंड कर दे। आपको बता दें कि रविवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम धारा यहाँ पर 269 SU के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर शुल्क लगाने को लेकर बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए वित्त अधिनियम धारा 269 SU के रूप में नया प्रावधान इसमें जोड़ा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष ही सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि साल 2020 की शुरुआत से ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर वसूल किए जाने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स यानी MDR शुल्क जैसे कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि वर्तमान में कोई भी बैंक यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शनों पर चार्ज वसूल कर रहा है तो ऐसा करके वे नियमों का उल्लंघन कर रहा है। वहीं गूगल ने अपने ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे पर एक्सपायर्ड इसे कर दिया है। जानकारी के मुताबिक गूगल जल्द ही अपने यूजर्स के लिए यूपीआई आधारित पेमेंट विकल्प के अलावा कार्ड और NFC सिस्टम के जरिए भुगतान करने को लेकर विकल्प दे रहा है। एंड्रॉयड पुलिस की एक रिपोर्ट के अंदर ये फीचर की जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक गूगल ये सुविधा केवल एक्सिस बैंक क्रेडिट और डेबिट और SBI डेबिट कार्ड तक ही सीमित है। केंद्र के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से जारी दिशा निर्देशों में ज्यादातर बिंदु केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप ही है। दिशा निर्देशों में कहा गया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। हालांकि शनिवार रविवार को लागू होने वाली पाबंदियां यहाँ पर जारी रहेगी। दिशा निर्देशों के मुताबिक आगामी 7 सितंबर तक मेट्रो को चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर चलाया जाएगा। इस सिलसिले में मानक संचालन अलग से यहाँ पर जारी किए जाएंगे, यानी दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। आगामी 21 सितंबर से सभी सामाजिक और खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम तथा अन्य सामूहिक गतिविधियां शुरू करने की जरूरत होगी, लेकिन इसमें अधिकतम 100 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे।